नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो अगर आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर है या आप वैसे भी ट्रांजिस्टर को समझना चाहते हैं और समझना भी थोड़ा डीपेस्ट लेवल पे समझना चाहते हैं, कैसे ट्रांजिस्टर काम करता है, कैसे ये बना, क्यों बना, इसके क्या पर्पस थे इसके बनने की, और फिर इसकी मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, इसकी फिजिक्स कैसे काम करती है, चार्जों का कैसा एक माइक्रो लेवल पर मूवमेंट होता है, और बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है और डेफिनेटली अपने ज़माने की ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइस है। और आज भी जो हम भविष्य, जो उस समय का भविष्य यानी आज का जो वर्तमान हम देख रहे हैं, उसको इस आकार में लाने में इस डिवाइस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो हम इतिहास की एक बहुत मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में देखो, ऐसा होता है कि जैसे व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर या वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की जब हम बात करेंगे, तो ट्रांजिस्टर के बारे में कई बार क्या होता है, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बताओ इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सा जवाब आता है कि भाई इसमें 3 सिरे होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो शायद वो ट्राई से ही कन्फ्यूज कर जाते हैं, जैसे ट्राई, बाई, सिंगल, मोनो, बाई, ट्राई ये वर्ड होता है, तो शायद वो इस बात में कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ट्रांजिस्टर में ट्राई वर्ड जो है वो 3 के लिए होता है, तो इसीलिए ट्रांजिस्टर में 3 पिंस होती हैं, 3 साइड, 3 से एक टर्मिनल्स होते हैं, तो इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। पर ऐसा है नहीं, बहुत ही सोच समझ के रखा गया इसका नाम है। इसके नाम का अर्थ अगर आप समझ जाओगे, और ये जो जो बॉक्स मैंने क्वेश्चन मार्क रखे हैं, इनको अगर आप समझ जाओगे तो आपने पूरा ट्रांजिस्टर समझ लिया। तो ट्रांजिस्टर असल में ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ट्रांसफ़र होना, इस कॉन्सेप्ट को, इस इन वर्ड को जोड़ करके बनाया गया है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफ़र? रेजिस्टेंस तो मालूम है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो करती है, तो जो उस करंट को फ्लो को रोकने के लिए जो भी इफेक्ट होते हैं, उनकी वजह से हमें गुण देखते हैं रेजिस्टेंस। बट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस? और आप समझो बच्चों, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। जब आप ये समझ जाओगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यानी वो एक ऐसी स्थिति होगी जब आप ट्रांजिस्टर की इंटरनल वर्किंग को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर समझ रहे होगे। और एक हमेशा याद रखना, अगर आप किसी चीज़ को डीपेस्ट लेवल पे समझ जाते हो ना, तो फिर उसको कोई मैच ही नहीं होता है। फिर वो कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर, कोई भी वाइवा, कोई भी इंटरव्यू, फिर उस समय आप कंपटीशन से ऊपर रहते हो। सो ट्राई टू गेट द थिंग्स एट द डीपेस्ट लेवल। और चूंकि ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मतलब यू नीड अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ ब्रेन, आपको थॉट उसमें चाहिए होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी रेयर एंड वेरी वेरी अप्रिसिएबल। व्हाट इज़ माई पर्पज़ इज़ आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम आइडिया, ताकि आप इसकी डीपेस्ट नॉलेज की तरफ जा सको, आप किताबों को पढ़ करके उस तरफ जा सको। सो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं, 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। आप साइड में देखो, यहाँ पे डायग्राम कुछ बने हैं, ये कुछ ट्रांजिस्टर हैं जो कि पहले ज़माने से पॉपुलर थे। जैसे आप ये बड़ा सा एक देख रहे हो, जिसमें एक ब्लैक कलर का एक पूरा हिस्सा है, यहाँ पे 1 2 3 पिन है। फिर ये कुछ कवर्ड होता था, फिर ये कुछ सिलिंड्रिकल शेप का होता था, और छोटे शेप के और चिप साइज के छोटे छोटे शेप के, अलग अलग शेप के ये ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि पॉपुलर रहे हैं अपने ज़माने में। तो ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी कहूँ तो आप समझ लो 1954 के बाद या 52-54 के बाद से टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पूरी दुनिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में यूज होना शुरू हो गई थी। तो अब सवाल ये कि यहाँ पर आता है कि अगर ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो व्हाट वाज द ओल्ड टेक्नोलॉजी? देखो देखो, 1954 का समय वो था जब दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुके थे। पहला वर्ल्ड वॉर 1915-16 के दौरान चल रहा था, दूसरा 40-42 दौरान चल ही रहा था। ये दोनों वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुके थे। तो तो अब सवाल ये है कि उस ज़माने में भी तो टेक्नोलॉजी थी भाई। वर्ल्ड वॉर जब चल रही, मशीनें चल रही, लोग रेडियो से बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तोप बन रही हैं, गोले बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं, एरोप्लेन बने थे जो बम गिराए थे। तो टेक्नोलॉजी तो उस ज़माने में भी थी। तो 1954 के बाद आप करो ट्रांजिस्टर आया है, तो इसका मतलब है कि वो जो एरोप्लेन और वो जो रेडियो ट्रांसमीटर, ये सब किस टेक्नोलॉजी पे थे? तो वो किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर रहे होंगे। और वो ओल्ड टेक्नोलॉजी भी कोई कमज़ोर टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, है ना, वो भी मजबूत टेक्नोलॉजी रही होगी। तभी तो ये सब पूरा जो कहते हैं डिसाइफरिंग करना और टॉरपीडो और बड़े बड़े पानी के जहाज़, टाइटैनिक वाला ज़माना, तो यानी टेक्नोलॉजी वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? तो बच्चों 1904 में एक डिवाइस की खोज हुई, इसको हम कहते हैं वैक्यूम वॉल्व जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होता था। 1904 में फ्लेमिंग ने इसको डेवलप किया था। तो पहला उन्होंने 1904 में जब ये वॉल्व डेवलप किया, जिसका आप डायग्राम साइड में देख रहे हो,
तो ये वॉल्व था जिसकी सहायता से, इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। कांच की ट्यूब है जिसके अंदर कुछ तार वगैरह, तार तो नहीं, प्लेट वगैरह थी, इलेक्ट्रोड, कैथोड, फिर ग्रिड भी लगाया जाता था, काफ़ी कुछ था। तो जो आपने आपने अगर पीएन जंक्शन पढ़ा है तो जो पीएन जंक्शन वाला पूरा काम था वो फ्लेमिंग ने डायोड से किया था। अच्छा, उन्होंने बनाया क्यों था? ये 1904, अब देखो 1904, ये वर्ल्ड वॉर वन से पहले की बात है। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर वन और उसके बाद टू के दौरान जब वो चल रहा था, तो जो वॉल्व टेक्नोलॉजी थी, यानी ये जो टेक्नोलॉजी थी जिसमें वैक्यूम वॉल्व का इस्तेमाल होता था, इसका खूब सारा यूज होता था। तो ये उन्होंने, फ्लेमिंग ने क्यों बनाया था कि जो जो ग्राहम बेल का ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन बनाया था, उस टेलीफोन में एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत थी। मतलब जो हम बोल रहे होते हैं वो आवाज़ जब तार से फ्लो करती है तो बहुत तेज़ी से उसकी एनर्जी लॉस होती है, वो धीमी पड़ती जाती है। तो अगर हम बीच बीच में उसको एम्पलीफाई करते रहे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिकली बढ़ाते रहें, तो जैसे बढ़ाई आवाज़ स्लो हो गई, 2-4 किलोमीटर बाद फिर से बढ़ाया, फिर से स्लो हो गई, तो ऐसा क्या होता था, बढ़ना घटना बैलेंस हो जाता था। तो दूर तक अगर आवाज़ जानी है तार से, तो तार से आवाज़ दूर तक पहुंच जाती थी, टेलीफोन आराम से काम कर सकता था। ये उस समय की ज़रूरत थी और ये ज़रूरत को फ्लेमिंग ने इस फर्स्ट डायोड के थ्रू पूरा किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो वॉल्व थे साइज़ में बड़े थे और चूंकि कांच के बने होते थे, इसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, तो टूट जाते थे, ख़राब हो जाते थे। फिर वॉल्व को रिप्लेस करना, फिर उनको बनाना, ये सब कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। अब ये जो चीज़ थी, ये 1937 में जो ग्राहम बेल थे, बेल, वो जो टेलीफोन वाले बेल थे, ग्राहम बेल थे। बेल ने जब टेलीफोन का डिस्कवरी किया और बहुत बिका उनका टेलीफोन, मतलब पूरी दुनिया में छा गया, तो ग्राहम बेल ने एक लेबोरेटरी बनाई जिसको बेल लेबोरेटरी कहते हैं। आज भी लेबोरेटरी वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस लेबोरेटरी, लोग वहाँ काम करने के लिए, मतलब कहते हैं मरते हैं वहाँ काम करना, मतलब समझ लो कि अलग तरह का एक प्लेजर होता है, एक अलग तरह का रेपुटेशन होता है। और अगर आप देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में है, मतलब चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे माइक्रोचिप की हो, वो बेल लेबोरेटरी से निकली। आज भी बेल लेबोरेटरी काम करती है। तो वहाँ कितने सारे लोगों को तो वहाँ नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बेल लेबोरेटरी की अपनी खास बात है, अपनी रवायतें थी। वहाँ अगर आप जीनियस हो तो वहाँ जाओगे, और जब आप वहाँ पहुँच गए तो यू आर फ्री टू वर्क, अपनी टीम बनाओ, अपना प्रोजेक्ट बनाओ, अपना सपने देखो, अपना करो, खर्चा मतलब वो लोग खूब बढ़िया करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी हेवन लाइक प्लेस फॉर द ब्राइट माइंड्स, इसलिए वो आज भी अट्रैक्ट करती है। तो क्या हुआ, 1937 में वहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बंदा था जिसका नाम था शॉकले। तो शॉकले जो थे वो बिल्कुल वो इस ट्रांजिस्टर वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। उनको ये था कि ये वैक्यूम ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ नया करते हैं। अब थ्योरी करे डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स करे डाल रहे हैं, जितना खूब गुणा-गणित करे डाल रहे हैं, लेकिन जब उसको बनाने की बारी आती है उस डिवाइस को, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए सब कुछ, बस बनाते समय वो उसको बना ना पाएँ, उसको बड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर धीरे-धीरे करते-करते उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ लोगों को हम इकट्ठा करें, कुछ और हमको बढ़िया लोग मिल जाएँ कहीं से, जो कि हमारा जो चीज़ हम में कमी, मतलब शॉकले में जो कमियाँ थी, जो नहीं कर पा रहे थे, वो उसको पूरा कर दें। तो वे क्या करते हैं, वो 2 बंदे और उनके साथ जुड़ते हैं आकर के समय के साथ। एक होते हैं जॉन बार्डीन और दूसरे होते हैं ब्राटेन। तो बार्डीन, ब्राटेन, शॉकले, इन 3 का एक ग्रुप बनता है। अब बार्डीन और ब्राटेन जो होते हैं, ये थोड़ा-सा शॉकले को और सपोर्टिव रोल में आते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, 1947, 23 दिसंबर 1947 को, ये एक पिन डायोड होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड ट्रांजिस्टर, वो उसी की बात है, उसको ये लोग डेवलप करते हैं। तो जो जो शॉकले जिस बारे में प्रॉब्लम में आ रहे थे, उसका काफ़ी हद तक का काम बार्डीन, ब्राटिन, शॉकले कर लेते हैं। फिर उसके अब ये 1936 या 1937 से काम कर 10 साल से ये बंदा काम कर रहे थे उस पर, ये शॉकले अकेले काम कर रहे थे। फिर 2 लोग आते हैं और फिर जैसे ऐसा आता है वैसे आइडिया खुल जाता है, और फिर शॉकले एक तरह से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसको वो बना ले जाते हैं। तो शॉकले को बस एक क्लू, एक सहायता चाहिए थी और एक क्लू चाहिए था, वो क्लू मिल गया इन बार्डीन और ब्राटिन की हेल्प से, एंड देन शॉकले डेवलप द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एंड इस डिस्कवरी के लिए, इस ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के लिए, इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये बेल लेबोरेटरी में काम करने वाले लोगों में से कुछ लोग थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। बहुत सारे लोगों में से ये कुछ लोग थे।
अब उसके बाद फिर बार्डीन अलग चले गए, फिर वो सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी खोजते हैं, फिर उनको दूसरा नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर सॉकले का अपना ग्रुप बनाते हैं, फिर सॉकले सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी को बनाते हैं जब, तो उस कंपनी में बड़े बड़े दिमाग रखते हैं। अब दिमाग वाले लोग के साथ दिक्कत क्या होती है ना, वो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर सॉकले, फिर कंपनी उनकी बैठ जाती है, फिर फेयर चाइल्ड वाले लोग आते हैं, वो लोग कंपनी बनाते हैं, और फिर दुनिया की पहली माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी बनती है। फिर उसको उसके राइट सोनी खरीद लेता है, जापान में वॉकमैन बनाता है, और फिर दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। खैर, अब हम लोग आते हैं सॉकले के ट्रांजिस्टर के पास। तो सॉकले ने ट्रांजिस्टर बना दिया है। अब आपको अगर ट्रांजिस्टर समझना है तो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखो आपके सामने लिख रखा है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिस्टर यू नीड टू नो सम वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्ज कंडीशंस इन द सेमीकंडक्टर। आल्दो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर के बारे में, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, सब कुछ के बारे में आपको मालूम होगा। नहीं है तो होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट 12th की जो बुक है आपकी, जिसमें सेमीकंडक्टर पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी, कुमार मित्तल, एबीसी, जो भी आपके पास है, एससी वर्मा भी ठीक है, और कुछ भी है आपके पास, आप उसको जाके पढ़िए। उसको तब तक पढ़िए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। कोई किताब कहता है कितनी बार पढ़ें, सीधा सा रूल है, आपको क्या करना है, आपको एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ना है। 12th किताब ऐसे लोगों ने लिखी है, इस लेवल की लिखी है कि अगर एक थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ी जाए, वो एक 15-16-17 साल के बच्चे को समझ में आ जाएगी। आपको नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपके अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको 2, 3, 4, 5, 6 जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कुछ लोग इस वीडियो को जस्ट मनोरंजन के लिए देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बता दो हमको, हम कहाँ जाएंगे। तो चलो भाई, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ काम किया गया है। तो आपको ये मालूम होगा कि एवरी सेमीकंडक्टर इज़ इन प्योर स्टेट, और जब वो प्योर स्टेट में होता है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल होते हैं। देखो भाई, होता क्या है, जैसे सेमीकंडक्टर में एक सेमीकंडक्टर ये है, एक ये है, इनके बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो मैंने यहाँ पे 2 डॉट दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर एक खाली जगह बचेगी, जिसको, इस खाली जगह को हम नाम देंगे होल, और ये बाहर घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर जाएगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखेगा और आपको एक में होल दिखेगा, एक खाली जगह दिखेगी। तो इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और होल को हम एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। होल इज नॉट अ रियल पार्टिकल, इट इज़ अ सूडो पार्टिकल, बट यू जस्ट कंसीडर कि होल भी एक खाली जगह है, बट इट बिहेव एज अ पार्टिकल। एंड चूंकि ये होल खाली जगह है, खाली जगह होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे एक होल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो बॉन्ड टूटा था वो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये खाली जगह है, चूंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, और हमें मालूम है कूलम लॉ से कि पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इस लॉजिक से हम कहेंगे कि होल इज लाइक अ पार्टिकल, होल इज लाइक अ पार्टिकल, ठीक है। अब सवाल होता है कि सर बॉन्ड क्यों टूटते हैं। तो भाई, बॉन्ड टूटने का एक लॉजिक ये भी आप कह सकते हो, जैसे अगर आपका कोई जैसे सिस्टम है, इससे मतलब एक सेमीकंडक्टर है, कहीं कमरे में रखा है ना, कमरे को तापमान है, तो कमरे से क्या हो रही है, हीट एनर्जी लगातार इस सिस्टम के अंदर आ रही है। थर्मल इक्विलिब्रियम की प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हीट एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो जब भी हीट एनर्जी आती है तो 3/2 K टाइम T इतनी एनर्जी इंसर्ट होती है, थर्मल एनर्जी इंसर्ट होती है टेम्परेचर की वजह से। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये थर्मल एनर्जी क्या करती है, ये कई सारे इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ दें और बाहर चले जाएं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाए। तो वही आपने यहाँ पर लिखा है कि दीज चार्जेस आर क्रिएटेड, चार्जेस मतलब ये जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं, बाय द ब्रेकिंग ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द नंबर ऑफ होल। H इज फॉर होल, E इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, क्योंकि बॉन्ड टूटने से अपनी जगह खाली छोड़ते हैं, होल बनता है, और जो बाहर घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक प्रोसेस करते हैं, डोपिंग। डोपिंग आपने सुना होगा खिलाड़ियों के केस में कि भाई फला खिलाड़ी डोपिंग के केस में पाया गया। तो उस केस में क्या होता है, खिलाड़ियों में क्या होता है ना कि खिलाड़ी जब पहले तो, अब तो खेलने से पहले भी होता है, क्या होता था कि उनकी यूरिन और उनके ब्लड का जांच होता है।
जो खिलाड़ी हैं, मान लो पहलवान है या आपके एथलेटिक्स में जो हैं, तो उनके ब्लड का जांच होगा। अब वो खेल के बाद भी होता है, खेल के पहले भी होता है। मान लो खेल के बाद उनकी यूरिन का जांच हुआ, उनके ब्लड का जांच हुआ। अगर उस व्यक्ति ने, उस खिलाड़ी ने कोई ऐसा ड्रग्स ले रखा है जिससे एनर्जी बढ़ती है, जिससे कि पेन कम होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि वो जो खिलाड़ी हैं वो चरस और गांजा और हेरोइन ये सब खा के जा रहे हैं, नहीं, वो खाएंगे तो शरीर में कैसे बनेगा। वो बिल्कुल वैसी चीज़ें खाते हैं जो कई बार हम लोग जुखाम में खाते हैं। जैसे आप जुखाम में लो एनर्जी फील करते हो तो आपको जो डॉक्टर हैं वो जैसे पैरासीटामॉल एक्टिव लिख दिया। तो पैरासीटामॉल एक्टिव जो होता है, क्या होता है ना कि पैरासीटामॉल उसका मॉर्फिन होता है, नहीं कैफीन, सॉरी नॉट मॉर्फिन, कैफीन होता है। तो जो कैफीन होता है, और कैफीन जो कॉफी में भी होता है, वो थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ाता है। तो आपको फीवर भी कम हो रहा होता है और थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ा अलर्टनेस आती है, तो आप जुकाम में लो फील नहीं करते हो। तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जुकाम वगैरह में, ऐसे होता है। या फिर पेन किलर आप खाते हो, पैरासीटामॉल पेन किलर एक्शन होता है। वैसी कोई दवा होती है जो उन खिलाड़ियों के, जो वो दौड़ रहे होते हैं, जब मसल्स फुल स्ट्रेन में होती हैं, तो वो जो ये जो दवा होती है ना, पेन किलर या इस तरह की चीज़ें, या ऐसी भी अभी बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो वो क्या होता है ना कि उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। तो अब यहाँ पे तो अनफेयर हो गया भाई, एक खिलाड़ी है, दर्द सहता सहता दौड़ रहा है तो थोड़ा स्लो हुआ, और तुम बिना दर्द के दौड़ रहे हो तो फर्स्ट आ गए हो, तो तुम्हारा जीतना वाजिब नहीं रहा, चूँकि आपने एक तरह से बेईमानी की है। तो वहाँ पर खिलाड़ी डोप क्यों करते हैं? खिलाड़ी जो वो खा रहे हैं या जो वो जो ले रहे हैं ड्रग, वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए करते हैं। और वो जो ले रहे हैं वो ख़राब चीज़ भी नहीं है, वो भी मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है, अलग अलग सिचुएशंस में मेडिकली प्रिस्क्राइब होती है। इतनी विचार के साथ हम डोपिंग को समझेंगे, तो हम डोपिंग जब करते हैं अपने सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल खिलाड़ी वाला काम करना चाहते हैं। जैसे खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वैसे हम भी अपनी सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? तो सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल हैं, हम इसको थोड़ा सा डिसबैलेंस करना चाहते हैं। हम एक तरह के चार्ज को बढ़ाना और एक तरह के चार्ज को रोक करके दूसरी तरह के चार्ज को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, इसका करने से क्या होगा? इसके करने से एक तरह का डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होगा। मटेरियल के अंदर एक तरह के चार्ज ज़्यादा है, एक तरह के चार्ज कम है, तो एक तरह का चार्ज ग्रेडियंट वहाँ पर इम्प्रूव होगा। और ये जो चार्ज ग्रेडियंट इम्प्रूव या इंट्रोड्यूस होगा, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो जो मिला रहे होंगे वो भी अपने आप में कोई, उसको हम अशुद्धि कहेंगे, लेकिन वो अपने आप में मटेरियल होते हैं। तो doping is a very profound word. So by doping process, this symmetry, what kind of symmetry? Symmetry of same number of electron and same number of holes may get disturbed. दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ होल्स से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए नंबर ऑफ होल से, या इसको ऐसे कहो, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए या होल की संख्या बढ़ जाए। मतलब जब हम अपने सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करेंगे, तो या तो हम उस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज़्यादा कर देंगे एज़ कम्पेयर टू होल, या होल की संख्या को ज़्यादा कर देंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास दो तरह के मटेरियल मिलेंगे। क्योंकि यहाँ हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको नाम देते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। और जब उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एक्सट्रिंसिक। गॉट द पॉइंट? इंट्रिंसिक द प्योर, intrinsic is the pure but not of very usefulness, but extrinsic is impure, लेकिन impure होने के बावजूद भी बड़ा काम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सपोज अब impurity कैसे मिले? एक तरह की impurity को हम नाम देते हैं ट्राईवैलेंट impurity। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राईवैलेंट? नाउ दिस ट्राई मीन 3, वैलेंट मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा मटेरियल ले लो जिसके वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, तो इसका होता है 283। तो आप देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज द इम्प्योरिटी इज ट्राईवैलेंट, सो बाय डोपिंग ऑफ दिस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ईच ट्राईवैलेंट एटम विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा होल। तो जैसे ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं,
तो एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है। अब वो कैसे होता है, आई विल सजेस्ट कि आप फिर से जा करके पढ़िए अपना वो एनसीईआरटी को। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत, कैसे होल क्रिएट होता है। अगर अगर मौका लगेगा तो किसी और आगे क्लास में इसको हम डिटेल में करेंगे, और आप सर्च करिए मेरे जो वीडियोस हैं अबाउट द सेमीकंडक्टर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो वहाँ पर होल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट होते हैं, वो आपको वहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है, एल्यूमिनियम ऐड होता है, तो एल्यूमिनियम एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट करता है विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम जाएगा तो एक होल एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, नहीं, वो सिर्फ होल क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 एल्यूमिनियम के एटम ऐड किए हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, और पहले मान लो पहले हमारे पास सेमीकंडक्टर था जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन थे, 50 होल थे, ठीक है, आपने उसमें 100 एल्यूमिनियम ऐड कर दिए, तो एल्यूमिनियम सिर्फ होल को बढ़ाएंगे, तो यानी होल की संख्या कितनी हो जाएगी, 150, और इलेक्ट्रॉन रहेंगे 50 ही। तो यानी कि इस समय इस सिस्टम के अंदर इस डोपिंग के बाद होल बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन लगभग उतने रहे जितने पहले थे। तो दिस इज कंडीशन कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहेंगे होल्स कैसे हो गए मेजॉरिटी में, मतलब लार्जर नंबर ऑफ होल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या रह गए माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी माइनॉरिटी जैसे हमारे सोशल सिस्टम में होते हैं, एक तरह की कम्युनिटी को हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, एक तरह की कम्युनिटी को हम मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को अलग तरह के अधिकार दिए जाते हैं, है ना, इस तरह के, मतलब आप समझ रहे हो सोसाइटी का। वैसे ही होल्स मेजॉरिटी में हो गए, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में हो गए। अच्छा, अब इस तरह के मटेरियल को कहेंगे क्या, हम कैसे कोडवर्ड क्या देंगे, हमें भाई कोडवर्ड देना पड़ेगा ना कि देखो ये कौन से मटेरियल है। तो हम पूरा कहें कि भाई इम्प्योरिटी मिलाने के बाद ये वो मटेरियल, इसमें होल की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में, या इसको हम एक नाम देते हैं पी टाइप। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप, क्रिस्टल पॉजिटिव होगा ना। देखो क्या है होल, इसमें होल्स पी टाइप का मतलब है क्योंकि ऐसे मटेरियल में इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, ये जो एल्युमिनियम को इम्प्योरिटी कह रहे हैं, जैसे वो दवा खा रहा था डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक खिलाड़ी, तो उसको हम गलत कह रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर हमने एक ऐसी इम्प्योरिटी मिला दी, एक ऐसा मटेरियल मिला दिया जिसने कि होल की संख्या और इलेक्ट्रॉनों को डिसबैलेंस कर दिया। होल बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन तो वैसे के वैसे रह गए। तो होल ज़्यादा हैं, होल्स आर ग्रेटर, होल्स आर इन मेजॉरिटी, एंड होल्स आर पॉजिटिव नेचर। तो पॉजिटिव का पी लेकर के हमने मटेरियल को दे दिया पी टाइप। तो क्रिस्टल पी टाइप नहीं हुआ, एल्युमिनियम मिलाने से पूरा मटेरियल पी टाइप नहीं हुआ, बल्कि ये बताया रहा है कि इस मटेरियल के अंदर वो चार्ज के जो कि पॉजिटिव नेचर के हैं वो ज़्यादा हैं। अब समझो मेजॉरिटी जो होते हैं वही रूल कंट्रोल करते हैं। भाई अगर हम कह रहे हैं कि एक हमारा देश है, हमारे देश में अगर हिंदू मेजॉरिटी में है, या हमारे, अब खैर हम तो एक अलग तरह के देश हैं, आप कोई XY देश मान लो, तो अगर वहाँ पर एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो जितने रूल होंगे उसी कम्युनिटी के हिसाब से होंगे, बाकी लोगों को उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते भी होंगे, कमेंट में आप लिख सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप दूसरी तरफ क्या हुआ, अगर हमने एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। पेंटावैलेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस 15 होता है ना, तो 2 8 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते हैं। तो जैसे वहाँ एल्युमिनियम आते ही एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर रहा था, वैसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आते ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। तो जैसे आप ये मिलाते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स होल की कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी, जो होल्स कम रह गए तो कहेंगे माइनॉरिटी। यहाँ ऐसा नहीं होल कम हो जाते हैं, होल 10 के 10 रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, इनके कंपैरिजन में होल्स आर माइनॉरिटी। क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो नेगेटिव के n से लेकर के हमने इस मटेरियल को क्या नाम दिया, हमने इस तरह के एक्सट्रिंसिक मटेरियल को नाम दिया n टाइप मटेरियल। तो द मोमेंट आप देखें कि वी हैव पी टाइप मटेरियल, वी हैव n टाइप मटेरियल, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पी टाइप के अंदर होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में है, जीरो नहीं है। एन टाइप मटेरियल के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मेजॉरिटी, होल्स आर इन द माइनॉरिटी। तो पी में होल मेजॉरिटी, एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी आते हैं। अब हम आते हैं अपने
बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, या इसका एक नाम है बीजेटीज। अब यहाँ पर एक नाम आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाईपोलर ट्रांजिस्टर या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर का तो नाम हमको बताना ही है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बाईपोलर इसलिए क्योंकि आप जरा इस डायग्राम को देखो, इसमें जितने पर्पल शेप हैं ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। जितने भी पर्पल है, जैसे यहाँ पे देखो राइट साइड में पर्पल हैं, लेफ्ट में पर्पल हैं, बीच में पर्पल हैं, तो ये सब किसको शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। और जो वाइट सर्किल्स हैं, ये वाइट सर्किल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल्स को। तो आपको देखो यहाँ पर भी होल दिख रहा है, ये सब होल हैं, यहाँ पर भी होल दिख रहे हैं, यहाँ पर भी होल दिख रहे हैं। और ये चीज़ जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला वो काम यहाँ पर दिख रहा है। आप देखो एन टाइप मटेरियल है ना, ये एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप में आपको पर्पल सर्किल्स ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी तो कम संख्या में है। पी टाइप में देखो, पी टाइप में क्या है, होल्स जो है वो देखो यहाँ पे 4 सर्किल दिख रहे हैं होल के, और पर्पल कलर के केवल 2 डॉट हैं, यानी कि होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो पी टाइप चूँकि होल मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। एन टाइप में देखो, फिर से एन टाइप में क्या है, आपको पर्पल डॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, एंड वाइट सर्किल्स कम दिख रहे हैं बिकॉज होल्स आर इन माइनॉरिटी। ये बन गया, ठीक है। अब ये जो पहला रीजन है, जो पहला बॉक्स जो बना है, यहाँ से आप समझ लो, ये जो यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है, इसको नाम दिया जाता है एमीटर। उसके बाद ये हिस्सा देखो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको नाम दिया जाता है कलेक्टर। और इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा होता है, इसको नाम देते हैं बेस। बेस ये है, इतना बेस होता है। यहाँ डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा इसको ब्रॉड बनाया है, बट इसका बहुत पतला इलाका होता है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, जो एन टाइप मटेरियल है, इससे एक तार जुड़ा है, ग्रीन कलर का तार जोड़ रहे हैं, और ये जुड़ा हुआ है एक बैटरी से। इसका नाम हमने फॉर एग्जांपल BBB दे दिया है, कई किताबें इसको VEE भी कह रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो इसका जो निगेटिव सिरा है, बैटरी का निगेटिव सिरा वो एन टाइप से जुड़ा है, और बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो जा कर के बेस में यहाँ पर कनेक्टेड है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो दूसरा सिरा है इसको कलेक्टर कहते हैं, बिल्कुल एंड पे कलेक्टर है। तो कलेक्टर भी एन टाइप का है, जैसे एमीटर एन टाइप का है वैसे कलेक्टर भी एन टाइप का है। अब जो कलेक्टर है उससे भी एक तार निकला है, वो तार जो है जाकर के एक दूसरी बैटरी VCC के प्लस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो एमीटर का जो एन टाइप था वो बैटरी के माइनस जुड़ा था, और यहाँ पर एमीटर का जो कलेक्टर का एन टाइप है वो बैटरी के प्लस जुड़ा है, और फिर माइनस सिरा आपने ला करके यहाँ जोड़ दिया। जब आप किसी ट्रांजिस्टर के साथ इस तरह से बैटरी को जोड़ते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है बायसिंग। बायसिंग हिंदी में अभिनति कहते हैं। बायसिंग मतलब क्या होता है, आपके पास जो डिवाइस है उसके साथ आप बैटरी को एक लॉजिकल तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। आप यहाँ बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ़्ट वाली बैटरी को राइट में लगा दे, राइट को लेफ्ट में लगा दे। चलो उतना भी नहीं क्रांतिकारी सोच रहे हो तो क्या ये ऐसा नहीं सोचते इसका प्लस माइनस उलट दें। बैटरी है, जैसे आप घड़ी है, दीवार घड़ी है, तो दीवार घड़ी में सेल लगाने का एक तरीका होता है, उसके अंदर बना होता निशान कि प्लस माइनस लो। आप सोचो अच्छा इसको उल्टा कर दे तो आप पाओगे कि अगर आप बैटरी को उल्टा लगा दो घड़ी में तो घड़ी चलेगी ही नहीं। फिर सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हुआ, भाई बैटरी तो लगी है तो एनर्जी तो सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा क्या हो जाता है कि घुमा के ऐसे लगाएंगे तो सेल की एनर्जी सप्लाई हो रही, बैटरी का एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तभी घड़ी चल रही है। ऐसा लगा देने से एनर्जी का फ्लो क्यों नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अंदर कोई ऐसा वन वे बना होगा ना, वन वे होगा कि भाई जब बैटरी एक खास तरीके से जोड़ी जाएगी तभी इस रास्ते से एनर्जी जाएगी, घड़ी चलेगी। अगर आपने उसको घुमा दिया तो घड़ी नहीं चली। जैसे सड़कों में होता है कि भाई अगर इधर से जाओगे तो जाने को मिलेगा, उधर से आओगे तो रोक लिए जाओगे रास्ते में, चूँकि वो वन वे है। तो ऐसा कुछ वन वे वाला तरीका होता है। तो इस वन वे वाले तरीके को मैं फिर से कहूँगा, आप 12th में पढ़िएगा जा करके, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब होता है आ सकते हो, मतलब अलाउ है, और रिवर्स बायसिंग मतलब होता है नॉट अलाउड। तो यहाँ पर ये जो बैटरी जोड़ने का तरीका है वो इस तरह से होता है कि एमीटर और बेस के बीच में जो बैटरी जोड़ोगे तो वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होगी। ये रूल है। इसके सारे क्यों कैसे कहाँ ये सब के आंसर हैं, बट अभी नहीं इसमें घुसना है।
आप पढ़ सकते हो किताब, आप बॉयस्टेड की बुक पढ़िए, बहुत डिटेल में लिखी गई, आपको सब समझ में आ जाएगा, इतना समझ लो। तो फिलहाल के लिए बेस एमीटर जंक्शन, यानी कि ये जो एमीटर है, ये जो बेस है, इसके बीच में जो भी बैटरी जोड़ी जाएगी फॉरवर्ड बायस होगी, और जो यहाँ पर बैटरी जोड़ी जाएगी बेस कलेक्टर के बीच में, वो रिवर्स बायस होगी। तो आपके पास बेस एमीटर जंक्शन है फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन है रिवर्स बायस। तो जब आप ऐसा जोड़ दोगे तो अब आपका ट्रांजिस्टर एक खास तरह से काम करने को तैयार हो जाएगा। अब इन बैटरी की एनर्जी इसके अंदर फ्लो करना शुरू होगी, और जब बैटरी की एनर्जी फ्लो करती है तो एक इफेक्ट दिखाई पड़ता है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ करंट। तो जब ट्रांजिस्टर के अंदर बैटरी को प्रॉपरली जोड़ दिया, प्रॉपर जोड़ने मतलब है बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस किया, अगर आपने ऐसा प्रॉपरली जोड़ दिया है तो आपके ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेंगे। 3 तरह की करंट फ्लो करती है, एक जो एमीटर से जुड़ी होती है एमीटर करंट, एक जो बेस से जुड़ी होती है बेस करंट, एक जो कलेक्टर से जुड़ी होती है कलेक्टर करंट। ये 3 करंट होती हैं, और चूंकि तीनों करंट ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ी हुई हैं तो उनमें आपस में संबंध होता है। वो संबंध किरचॉफ लॉ से हम डिफाइन करते हैं, और उस संबंध को हम ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन कहते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन कैसे काम करती है, ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन में करंट का एक्चुअल फ्लो कैसे होता है, कुछ रटने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑन दिस ग्रीन बोर्ड, जहाँ मैं डायग्राम बना के आपके साथ बात करूँगा। एवरी मूवमेंट ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉन्ड टूटेगा, होल वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा, ये सारी उठापटक हम लोग स्टडी करेंगे on this green board in the very next lecture. So बने रहिए हमारे साथ में to discuss this fascinating device. Have a nice day.